घने जंगल में एक लकड़हारा हरिया पेड़ काट रहा था। पेड़ों की सरसराहट और कुल्हाड़ी की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। हाँ, अरे बाप रे बाप, शरीर में तो काफी थकान होने लगी है और आह, प्यास भी बहुत तेज लग रही है। हरिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक नदी दिखाई दी। वो तेजी से वहां गया और ठंडा पानी पीने लगा। वो लौटने ही वाला था कि उसकी निगाह नदी के उस पार एक विशाल मैदान पर पड़ी। गांव वाले तो अक्सर नदी के उस छोर पर जाने से मना करते हैं। कहते हैं जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ मैदान ही मैदान है। बुजुर्ग बताया करते हैं कि नदी के सामने उस मैदान में कभी मटकापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जो घने और सुंदर जंगलों के बीच बसा था। लेकिन न जाने क्यों वो राज्य और वो जंगल दोनों अचानक से गायब होकर इस सूने मैदान में बदल गए। हाँ, भगवान जाने क्या है ये। हरिया इतना कहकर लौटने लगा। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था कि तभी उसकी नजर फिर उसी मैदान पर पड़ी। इस बार वहां से सुनहरी रोशनी की किरणें फूट रही थीं। अरे ये क्या, ये सुनहरी चमक कहां से आ रही है? कहीं वहां कोई सोना चांदी तो नहीं पड़ा? जाकर देखता हूँ, आज तो दिन बड़ा अच्छा है। लालच ने हरिया के मन को घेर लिया। वो नदी में कूद पड़ा और तैरता हुआ दूसरे किनारे जा पहुंचा। काफी दूर चलने के बाद उसने देखा मैदान के बीचों बीच एक विशाल मटका रखा था। हैं? ये क्या, मैदान के बीचों बीच मटका? मटके के अंदर से सुनहरी किरणें फूट रही थीं। हरिया दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। कहीं इसके अंदर सोना तो नहीं? अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं धनवान बन जाऊंगा। इतना कहकर हरिया मटके के अंदर झांकने लगा, लेकिन अगले ही पल कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर भीतर ले गई। हरिया चीख भी ना सका और मटके के अंदर समा गया। कुछ ही देर बाद वहां सन्नाटा फैल गया, मानो किसी मनुष्य का कभी कोई अस्तित्व ही ना रहा हो। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में चिंतित अवस्था में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी थकान और चिंता की लकीरें थीं। महाराज, राजकुमारी सौम्या की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। सभी वैद्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कोई भी उसकी विचित्र बीमारी को समझ ही नहीं पा रहा। महाराज, एक वैद्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजकुमारी का बचना असंभव है। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। हे ईश्वर, ये मेरी पुत्री को कौन सी बीमारी हो गई है? कुछ दिन पहले राजगुरु ने हमें आश्वासन दिया था कि इलाज का उपाय ढूंढ लेंगे। तब से वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, न जाने कब जागेंगे, कैसे क्या होगा। इतना कहते ही वहां राजगुरु आ पहुंचे। राजा विक्रम के चेहरे पर आशा की झलक उभर आई। हाँ, राजगुरु, क्या कुछ पता लगा? मेरी पुत्री का इलाज कैसे हो सकता है? आप नहीं जानते, राज्य के वैद्यों ने हार मान ली है। कुछ तो कहिए, कुछ बताइए, कोई उपाय बताइए। महाराज, मैंने केवल आपकी पुत्री के लिए विशेष तपस्या की थी। कई दिनों तक ध्यान में रहा और अंततः ये जान लिया कि राजकुमारी का इलाज किस जड़ी बूटी से संभव है। अरे तो फिर शीघ्र बताइए ना राजगुरु, ताकि हम वो जड़ी बूटी मंगवाकर अपनी पुत्री को दे सकें। बताइए। लेकिन महाराज, उस जड़ी बूटी को पाना लगभग असंभव है। ये आप क्या बात कर रहे हैं राजगुरु? वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उसे अवश्य ले आएंगे। हम राजा हैं, राजा। आप बताइए बस। महाराज,
आपकी पुत्री का इलाज केवल मटकापुर राज्य में उगने वाली जड़ी बूटी से ही संभव हो सकता है। ये सुनकर राजा विक्रम स्तब्ध रह गए। हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं राजगुरु? मटकापुर राज्य तो एक ऐसा नाम है जिसे हम बचपन से केवल कहानी के रूप में सुनते आए हैं। कहते हैं वो राज्य और उसके सुंदर जंगल अचानक से रातों रात गायब हो गए थे। जब वो राज्य ही अब इस संसार में नहीं है तो हम वहां से जड़ी बूटी कैसे ला सकते हैं? महाराज, मेरी साधना में ये स्पष्ट दिखा है कि वही लाल रंग की विशेष जड़ी बूटी ही राजकुमारी को स्वस्थ कर सकती है। और यदि मेरी शक्तियों ने ये बताया है तो विश्वास कीजिए, वो राज्य आज भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में है। और एक और बात, सिद्धि के दौरान मैंने देखा कि वो जड़ी बूटी लाल रंग की होती है और एक अद्भुत चमक देती है। महाराज, आप तो राज्य में ऐलान कर दीजिए, जो भी व्यक्ति मटकापुर राज्य से वो लाल रंग की जड़ी बूटी लेकर आएगा उसे आप ढेर सारा इनाम देंगे। इतना कहकर राजगुरु वहां से चले गए। राजा विक्रम कुछ देर मौन रहे, फिर क्रोधित स्वर में बोले, ओहो, लगता है कि राजगुरु दिमाग से सठिया गए हैं। अरे जो राज्य ही अस्तित्व में नहीं है मंत्री, वहां से कोई जड़ी बूटी कैसे ला सकता है? कैसे? हमारे ऐलान करने से क्या लाभ होगा? आखिर कौन मटकापुर राज्य से लाल जड़ी बूटी लेकर आएगा जब मटकापुर राज्य है ही नहीं? मंत्री कुछ देर सोचता रहा और धीरे से बोला, महाराज, अब देखा जाए तो हमारे पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। राजा विक्रम की आंखें नम हो गईं। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। क्या करें हम, क्या करें? हाँ ठीक है, मंत्री जी आप जाइए, ऐलान करवा दीजिए कि जो भी मटकापुर राज्य से उस विशेष लाल जड़ी बूटी को लेकर आएगा, हम उसे इतना इनाम देंगे कि आने वाली पीढ़ियों को कभी भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जीवन भर राजाओं सा जीवन व्यतीत करेगा। ऐलान करवा दीजिए। राजा विक्रम के आदेश पर मंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में ये ऐलान करा दिया। राजा विक्रम के ऐलान के कुछ ही दिनों में राज्य का हर घर उसी चर्चा से गूंज उठा। गांव में एक कुम्हार अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। अर्जुन अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी गौरी वहां आई। आखिर कब तक हमारा जीवन ऐसे ही गरीबी में कटता रहेगा? क्या हमारा समय कभी नहीं बदलेगा? अरे धैर्य रखो गौरी, धैर्य रखो। सबका समय बदलता है। मुझे विश्वास है हमारा भी समय बदलेगा। हाँ। आप इस गांव के सबसे कुशल कुम्हारों में से हैं। आपसे सुंदर बर्तन और खिलौने कोई नहीं बनाता, फिर आप इतने गरीब क्यों हैं? हाँ, अब तुम्हें क्या बताऊं। मेरे खिलौने और बर्तन सुंदर तो होते हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं होते। न जाने भाग्य को मुझसे क्या नाराजगी है। जब भी किसी को सुंदर बर्तन या खिलौने बनाकर देता हूँ, वो या तो टूट जाता है या बेकार हो जाता है। इसी कारण से ग्राहक मुझसे सामान खरीदने से कतराते हैं। अब क्या कहूँ मैं। इतना कहकर अर्जुन बाहर चला गया और झोपड़ी के सामने मिट्टी गूंथकर बर्तन बनाने लगा। कुछ देर बाद वहाँ गांव का बलराम आया। अरे अर्जुन, अरे भाई अर्जुन, क्या तुमने राजा विक्रम का ऐलान सुना? हाँ, सुना है। मुझे तो लगता है कि अपनी पुत्री की बीमारी के दुख में राजा विक्रम की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। वो ऐसे राज्य से जड़ी बूटी लाने की बात कर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। बताओ भला। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे ये बताओ कि आज क्या बना रहे हो तुम? अरे भाई, बर्तन तो कई बन चुके हैं, लेकिन बिकते ही नहीं हैं। सोच रहा हूँ कि आज बच्चों के लिए खिलौने बनाऊं। ये देखो, ये तोता कैसा बना है, देखो। आहा। अर्जुन,
तुमने तोता तो बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन शायद यह भी तुम्हारे बाकी बर्तनों की तरह कमजोर ही होगा। एक बात बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे बनाए गए बर्तन आखिर टूटते क्यों हैं? क्या चक्कर है भाई? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, यही तो मैं नहीं समझ पा रहा बलराम कि आखिरकार ये चक्कर क्या है। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ अर्जुन कि नदी के उस पार मैदान की मिट्टी से बर्तन बनाकर देखो। मैंने सुना है कि वहाँ की मिट्टी सूखी जरूर है, पर अगर उसे गीला करके तैयार किया जाए तो उससे बने बर्तन बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। बस उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। क्या कहते हो? अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। लेकिन नदी के उस पार तो केवल सूखी मिट्टी है और मैदान के सिवा तो कुछ है भी नहीं। हाँ 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 हाँ, जानता हूँ, पर पता है, कुछ समय पहले बिरजू नाम का एक कुम्हार वहीं गया था। वहां से मिट्टी लेकर आया, कई दिनों तक भिगो कर रखा, फिर जाकर वो मिट्टी गीली हुई और उससे बर्तन बनाए। भाई क्या बर्तन बने, गजब के मजबूत, एकदम पत्थर के जैसे। बिरजू ने उन बर्तनों के मुंह मांगे दाम वसूले हैं। हाँ। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है बलराम तो ठीक है, मैं भी नदी के उस पार जरूर जाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर जाना, और कौन जाने वहीं तुम्हें मटकापुर राज्य भी मिल जाए। हाँ। कहते हैं कि नदी के उस पार वाले मैदान में कभी एक बहुत बड़ा सुंदर मटकापुर राज्य बसता था। अब देखो भाई, जो अचानक से रातों रात गायब हो गया, लेकिन तू जाए तो हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए। इतना कहकर बलराम हंसता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन उसी समय अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बात उसे बताई। बलराम तो पागल हो गया है और तुम भी पागल हो गए हो। अरे वहाँ मैदान के सिवा कुछ भी नहीं। उस सूखी मिट्टी से भला तुम कैसे मजबूत बर्तन बना पाओगे? गौरी, वैसे एक बार प्रयास करने में क्या जाता है? हो सकता है कि बलराम सच कह रहा हो। अगर मेरे बर्तन मजबूत बनने लगे तो फिर तो मेरा भाग्य ही बदल जाएगा ना। तो फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। तो फिर तय रहा, अगले दिन मैं नदी के उस पार मिट्टी लेने जाऊंगा। अगले दिन सुबह की लालिमा में अर्जुन अपने घर से निकलकर नदी के किनारे पहुंचा। सामने फैले मैदान को देखकर उसके मन में कौतूहल और जिज्ञासा दोनों उमड़ पड़े। उसने बिना देर किए नदी में छलांग लगाई और तैरता हुआ दूसरे छोर पर जा पहुंचा। पानी से निकलते ही उसने देखा उसके चारों ओर विशाल चटियल मैदान फैला था। अर्जुन अपने साथ लाए हुए फावड़े से सूखी मिट्टी खोदने लगा। वो लगातार काम करता रहा और सुबह से शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। बाप रे बाप। चलो अब इस मिट्टी को बोरी में भर लेता हूँ और नदी के उस पार ले जाने के लिए कोशिश करता हूँ। वैसे भी अगर मिट्टी नदी में गिरेगी तो गीली हो जाएगी, फिर मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अरे वैसे भी ये बड़ी विचित्र मिट्टी है। सुबह से शाम हो गई तब कहीं जाकर थोड़ी सी खोद पाया हूँ। पता नहीं मिट्टी है कि क्या है। चलो। इतना कहते ही अर्जुन की नजर अचानक दूर पड़ी। वहाँ सुनहरी किरणें मैदान में फैल रही थीं। अरे ये क्या है? लगता है सामने कोई वस्तु रखी है जिसमें से ये सुनहरी चमक निकल रही है। पर आखिर ये हो क्या सकता है? जाकर देखूं क्या? अर्जुन सावधानी से कदम बढ़ाने लगा। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर उसने देखा वहाँ एक विशाल मटका रखा था जिसके भीतर से सुनहरी रोशनी फूट रही थी। अरे बाप रे बाप, ये तो विशाल मटका है और इसके अंदर से ये सुनहरी किरणें। जैसे ही अर्जुन मटके के अंदर झांकने के लिए झुका, अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भीतर खींच लिया। क्षण भर में अर्जुन का शरीर हवा में लहराया
और वो तेज गति से नीचे गिरा। उसकी पीठ दर्द से करहा उठी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ऊंचाई से नीचे फेंक दिया हो। हाँ हाँ, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या? अब मटके में झांकते ही ऐसा लगा जैसे कोई चुंबकीय ताकत मुझे खींच रही थी और अब मैं यहाँ आ गया हूँ। ये क्या है? ये मैं मटके के अंदर हूँ क्या? ये क्या हो रहा है? हाँ। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब वहाँ मटके का कोई निशान नहीं था, सिर्फ हरियाली, उजाला और एक रहस्यमयी शांति फैली थी। वो जंगल में आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। तालाब के किनारे लाल रंग की विशेष जड़ी बूटियां उग रही थीं। ओह, ये तो बिल्कुल वैसी ही जड़ी बूटी लग रही है जैसा कि ऐलान में बताया गया था। लाल रंग की, जो राजकुमारी सौम्या की बीमारी ठीक कर सकती है। हाँ। अर्जुन ने उन जड़ी बूटियों को तोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। फिर आगे बढ़ा तो अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े ढेर सारे सोने के सिक्कों पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सोने के सिक्के ऐसे पड़े हैं जैसे मिट्टी के ढेर हों। वाह। वो आगे बढ़ा। तभी उसकी निगाह एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति उसे जानी पहचानी लगी। हाँ, अरे ओ दादा रे दादा, ये तो हमारे गांव का हरिया है जो लकड़ियां लेने आया था और वापस नहीं आया। ये पत्थर की मूर्ति में कैसे बदल गया? हाँ। अर्जुन ने देखा हरिया की पत्थर बनी हथेली में एक सोने का सिक्का था। लगता है कि इसने सोने का सिक्का उठाया और पत्थर बन गया। अर्जुन ने सोने का एक सिक्का उठा लिया। हैं? लेकिन मैं पत्थर क्यों नहीं बना? अर्जुन के मन में प्रश्न उमड़ने लगे। वो जंगल के और भीतर बढ़ गया। काफी देर पैदल चलने के बाद अर्जुन को एक भव्य नगर दिखाई दिया। चमकते शिखर और लोग, लेकिन उनके चेहरे भावहीन थे, मानो जीवन उनमें थम गया हो। अचानक दो सैनिक उसके पास आए और आश्चर्य से उसे देखने लगे। अरे देखो, इसके हाथ में सोने का सिक्का है। हाँ, और यही तो आश्चर्य की बात है। इसके हाथ में सिक्का है लेकिन ये पत्थर का नहीं बना। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम जीवित मनुष्य हो। यहाँ जो भी मनुष्य लालच में सोने को छूता है वो पत्थर बन जाता है, लेकिन तुम जीवित हो, यानी तुम कुछ खास हो। देखो, मैं कोई खास वास नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ। मैंने एक विचित्र मटका देखा और जैसे ही उसमें झांका मैं यहाँ पहुँच गया। ये बताओ, आखिर ये जगह कौन सी है? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब हमारे महाराज देंगे। चलो हमारे साथ, चलो। दोनों सैनिकों ने अर्जुन को महल की ओर चलने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में वो एक विशाल और सुंदर महल के द्वार पर पहुँचे। अर्जुन अब राज दरबार में खड़ा था। सिंहासन पर बैठे राजा का चेहरा उदासी से झुका हुआ था। ये तो जीवित मनुष्य है। ये यहाँ कैसे आया? ये पत्थर का नहीं बना और इसके हाथ में सोने का सिक्का भी है। हाँ महाराज, वही तो। जब हमने इसे देखा तो हम भी चौंक गए। इसका मतलब कि तुम वही व्यक्ति हो जो हमें श्राप से मुक्त कर सकते हो। कौन सा श्राप? आखिर ये राज्य कौन सा है? और मैंने तो बस मटके के अंदर झांका और स्वयं को यहाँ पाया। क्या ये राज्य मटके के अंदर है क्या? हाँ, ये मटके के अंदर ही बसा हुआ एक राज्य है जो एक श्राप की वजह से सदैव के लिए इसमें कैद हो गया। और ये कोई साधारण राज्य नहीं, यही है मटकापुर राज्य। अर्जुन स्तब्ध रह गया। सदियों से खोए हुए राज्य का रहस्य अब उसके सामने था। ओह, तो इसका मतलब मटकापुर राज्य अब भी अस्तित्व रखता है। अरे भगवान, लेकिन वो भी एक जादुई मटके के अंदर। अरे मैं तो केवल इसको एक दंत कथा मानता था। और केवल मैं ही नहीं,
बल्कि हमारे संसार का हर व्यक्ति इसे दंत कथा ही मानता है कि मटकापुर राज्य का कोई वजूद भी है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। मेरा नाम राजा सूरज है और मैं हजारों वर्षों पहले इस मटकापुर राज्य का राजा था। हमारे राज्य में कुम्हारों का राज्य था। हमारे राज्य में कुम्हार केवल मटके बनाया करते थे और इतने सुंदर मटके बनाया करते थे कि दूर दूर के व्यापारी हमारे राज्य के मटके खरीदने आते थे और हमारे राज्य के मटके को व्यापारी और कुम्हार मुंह मांगे दामों पर सुंदर मटके व्यापारियों को बेच देते थे। हमारे राज्य की एक दूसरी विशेषता ये थी कि हमारे राज्य का सुंदर जंगल, जहां पर विशेष जड़ी बूटियां उगती थी, ऐसी जड़ी बूटियां जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी, और मैं उन जड़ी बूटियों का व्यापार दूसरे देशों में किया करता था। मेरे राजकोष में खजाने की कोई कमी नहीं थी। हमारा राज्य एक संपन्न राज्य था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर हमारी संपन्नता ने प्रजा और शासक दोनों को घमंड में डुबो दिया। हम केवल और केवल अपना लाभ देखने लगे, लालच में आ गए। दूसरों के दुख से हमें कोई मतलब नहीं था। फिर एक दिन आसपास के राज्यों में महामारी और सूखा फैल गया और सहायता के लिए वो सभी मटकापुर की ओर आए। राजा सूरज अपने दरबार में घमंड भरे अंदाज में बैठा था। तभी एक बीमार सी शक्ल वाला व्यक्ति दरबार में पहुंचा। महाराज महाराज महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं बीमार हूँ और मेरा परिवार भी। मदद कीजिए महाराज। कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैं भैरपुर राज्य से आया हूँ। हमारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा है। एक विशेष महामारी ने हमें घेर लिया है। हमारे राजा कंगाल हो चुके हैं। हमें पता चला कि आपके राज्य में एक ऐसी जड़ी बूटी उगती है जो कि किसी भी दुर्गम बीमारी को ठीक कर सकती है महाराज। राजा सूरज मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में करुणा नहीं, घमंड झलक रहा था। तुमने सुना नहीं? ये जड़ी बूटियां मुफ्त में नहीं मिलती। अगर लेना चाहते हो तो धन देना होगा, समझे? महाराज, मैंने आपको बताया कि हमारे राजा कंगाल हो चुके हैं। सिर्फ हमारा ही राज्य नहीं, मटकापुर को छोड़कर आसपास के सभी राज्य सूखे और महामारी से जूझ रहे हैं महाराज। सभी राज्य के राजा निर्धन हैं, प्रजा भूख से तड़प रही है। मेरे राजा के साथ साथ अन्य राज्यों के राजा भी आपके पास आने वाले हैं। उन्हें भी धन की आवश्यकता है और आपकी जड़ी बूटियों की भी। ये सुनकर राजा सूरज के चेहरे पर क्रोध उमड़ आया। सैनिकों, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। मैं अपने राज्य में कोई बीमार व्यक्ति नहीं देखना चाहता। कहीं बीमारी मेरी प्रजा में न फैल जाए। निकालो इसको, ले जाओ। सैनिकों ने उस असहाय व्यक्ति को दरबार से बाहर निकाला। राजा सूरज ने एक ठंडी नजर अपने मंत्री की ओर डाली। मंत्री जी, सारे राज्यों में सूखा पड़ा है। वो सब हमारे सामने भीख मांगने आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ना ही हम एक भी फूटी कौड़ी देंगे और ना ही एक भी जड़ी बूटी। अब कोई उपाय सुझाओ। मंत्री कुछ देर सोच में डूबा, फिर बोला, महाराज, जड़ी बूटियों और धन को एक साथ सुरक्षित रखने में बहुत समय लगेगा। आप ऐसा कीजिए कि राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे राज्य की जड़ी बूटियां नहीं तोड़ सकता। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दीजिए। अरे, तो जब वो हमसे धन मांगेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? इसका भी उपाय है महाराज। हमारे राज्य के कुम्हार मटके बनाते हैं। आप ये ऐलान करवाइए कि राज्य के सभी कुम्हार और व्यापारी अपने लिए एक विशेष मटका बनाएं
और उसमें अपना सारा धन छुपा दें, उसे जमीन में गाड़ दें और झूठा प्रचार करें कि वो भी अब निर्धन हो गए हैं, और आप भी एक विशाल मटका बनवाइए और अपना सारा राजकोष उसमें रखिए और महल के किसी गुप्त स्थान पर उसे छिपा दीजिए। फिर घोषणा कर दीजिए कि मटकापुर भी अब धन की कमी से जूझ रहा है। राजा सूरज ने मंत्री की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। वाह 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 क्या बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया उपाय सुझाया है तुमने मंत्री। जाओ, जाकर पूरे राज्य में ऐलान कर दो, जाओ। मंत्री ने झुककर कहा, आज्ञा महाराज। और अगले ही दिन पूरे राज्य में डुगडुगी बजवा दी गई। राज्य के सभी कुम्हार अपने अपने घरों में सुंदर मटके बनाने लगे। हर घर में सुनहरे सिक्कों की खनक गूंज रही थी, जो अब मिट्टी में छुपने वाली थी। कुम्हारों ने अपने सारे धन को मटकों में भरकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। राजमहल में भी एक विशाल मटका तैयार किया गया। चलो, हमारे इस मटके को छुपा दो, मंत्री ने झुककर कहा। जैसी आज्ञा महाराज। राजा ने उसमें अपना पूरा खजाना रखवाया और उसे महल के गुप्त स्थान पर छुपा दिया। उसी समय एक वृद्ध साधु क्रोध से कांपता हुआ वहां आ पहुंचा। तुम गलत कर रहे हो राजन। तू हमारे महल में बगैर इजाजत के कैसे आ गया? तुमने मटकापुर राज्य का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारा पिता जितना दयालु था, तुम उतने ही कठोर और निर्दयी निकले। तुम्हारे लालच की छाया पूरे राज्य पर पड़ गई है और तुम्हारी प्रजा भी लालची बन चुकी है। इस समय आसपास के राज्यों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो महामारी और सूखे से जूझ रहे हैं, लेकिन तुम इतने घटिया हो कि उनकी सहायता करने की बजाय उनसे झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हो। अब भी समय है, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं। जितने भी राजा यहाँ आने वाले हैं, उनकी मदद करो, उन्हें जड़ी बूटियां दो ताकि वो महामारी से मुक्त हो सके और धन से उनकी प्रजा को राहत दो। अच्छा क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या साधु? चल चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार कर बाहर निकालूं। बेवकूफी भरी सलाह देने आया है, निकल यहाँ से। राजा की ये अवमानना सुन साधु का चेहरा क्रोध से जल उठा। राजा, तूने लालच की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मटके पानी के लिए बनाए जाते हैं, पर तूने उन मटकों का उपयोग अपने पाप और अपने लोभ और लालच को छुपाने के लिए किया। तूने अपनी प्रजा का धन जमीन में गाड़ दिया और स्वयं बड़ा मटका बनवाकर राजकोष छिपा रहा है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा पूरा राज्य इसी मटके के अंदर समा जाएगा और कुछ समय बाद दुनिया यह भी भूल जाएगी कि मटकापुर नाम का कोई राज्य कभी हुआ करता था। लोग बस इतना कहेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब मटकापुर राज्य अचानक से रातों रात गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि वो कहां खो गया। साधु के शब्दों के साथ ही रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। राजा सूरज को जमीन कांपती हुई महसूस हुई, जैसे भूचाल आ गया हो। कुछ ही क्षणों बाद सब थम गया। राजा ने देखा वो विशाल मटका गायब हो चुका था। महाराज, 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 मटके का सारा पानी अचानक से गायब हो गया। तालाबों का पानी भी सूख गया है। ये क्या बात कर रहे हो? सारा पानी गायब कहाँ हो गया? राजा ने भयभीत नजरों से साधु की ओर देखा। साधु का चेहरा अब दिव्य प्रकाश में दमक रहा था। याद रखना राजन, अब से तुम और तुम्हारा ये राज्य इसी मटके के अंदर समा चुके हो। तुम सब श्रापित हो, श्रापित। तुम जीवित रहोगे
पर कभी भी पानी नहीं पी सकोगे। राजा सूरज को अचानक भयंकर प्यास लगने लगी। वो दौड़कर कलश तक पहुंचा, पर देखा कलश सूख चुका था। राजन, प्यास से तुम और तुम्हारी प्रजा सदा तड़पेगी। तुम अब अपने राज्य की जड़ी बूटियां और खजाने देखते रहो और बस देखते रह जाओगे। तुम कभी भी उनका लाभ नहीं उठा सकोगे। साधु महाराज, साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे राज्य और मेरी प्रजा को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मुंह से निकला श्राप कभी वापस नहीं आता राजन। जो श्राप दिया जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। पर हां, मैं तुम्हें इसका अंत बता सकता हूं। कभी न कभी कोई जीवित मनुष्य इस मटके के अंदर झांकेगा। वो यहां खिंचा चला आएगा। अगर वो सोने के सिक्के को छूते ही पत्थर बन गया तो समझ लेना कि वो लालची था। लेकिन अगर उसने सोने को छुआ और उसे कुछ नहीं हुआ तो समझ लेना वो लालच से मुक्त है। जब ऐसा मनुष्य तुम्हारे राज्य में आए तब तुम उसे चुनाव देना। या तो वो इस राज्य का सारा धन ले जाए या तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। अगर उसने धन चुना तो ये सारा खजाना उसका होगा, पर यदि उसने धन को ठुकराकर मुक्ति के लिए प्रार्थना की तो तुम्हारा सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। लेकिन ये दिन बहुत दूर है, हजारों वर्षों बाद, जब तुम सब मृत हो चुके होंगे, फिर भी श्राप के कारण जीवित दिखाई दोगे। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की। एक तेज रोशनी फैली और साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। बाप रे, ये सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इसका मतलब ये राज्य सचमुच श्रापित है। राजा सूरज ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और अपने खजाने के कक्ष की ओर ले गया। और अब तुम्हें चुनाव करना होगा। यदि तुम खजाने को चुनोगे तो ये सारा खजाना तुम्हारा होगा। तुम जैसे ही इसे स्पर्श करोगे अपनी दुनिया में लौट जाओगे। लेकिन यदि तुम इसे ठुकराओगे और हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करोगे तो ये सारा धन मिट्टी में बदल जाएगा और हमारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, जो सदियों से इस श्राप को भुगत रही हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे कभी धन का लालच नहीं रहा। मैं केवल चाहता हूँ कि आप सब मुक्त हो जाएं। हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, इन सबको श्राप से मुक्त कर दीजिए। इन्होंने गलती की थी, लेकिन इनकी पीड़ा अब असहनीय है। इन्हें मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। अर्जुन की प्रार्थना पूरी होते ही रंग बिरंगी किरणें फैली। खजाना धीरे धीरे मिट्टी में बदल गया। राजा सूरज मुस्कुराया। तुम्हारी वजह से हम सब श्राप से मुक्त हो गए। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे ना, ये सारा राज्य मटके से बाहर आ जाएगा। अर्जुन, तुमने आंखें बंद की और अगले ही पल सब कुछ विलीन हो जाएगा। बंद करो आंखें। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वो फिर से नदी के किनारे खड़ा था। अब वहाँ सूखा मैदान नहीं था, बल्कि एक सुंदर जंगल और शांत राज्य दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही दूर हरिया खड़ा था। अब वो जीवित था और उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ अर्जुन, तुम्हारी वजह से सब मुक्त हो गए। हाँ। हरिया वहाँ से अपने घर चला गया। अर्जुन सीधा राजा विक्रम के पास पहुंचा और सारी घटना राजा विक्रम को बताने लगा। उसने जेब से लाल जड़ी बूटी निकाली और राजा को दे दी।
महाराज, ये वही जड़ी बूटी है जिसके बारे में ऐलान हुआ था। आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। जहां पहले सूखा मैदान था, वहां अब एक सुंदर राज्य और जंगल है। राजा विक्रम ने मंत्री और राजगुरु के साथ जाकर देखा। वो सच था। वहाँ एक अद्भुत जंगल और वीरान नगर खड़ा था। अब से हम कभी भी लालच नहीं करेंगे, और जो भी मेरी प्रजा में लालच करेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। लालच का इतना भयानक परिणाम हमने पहले कभी नहीं देखा। राजा विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, तुम्हारी वजह से मटकापुर राज्य श्राप से मुक्त हुआ। चलो हमारे साथ। राजा विक्रम अर्जुन को अपने महल ले गया। वहाँ राजगुरु ने जड़ी बूटी राजकुमारी सौम्या को दी। राजकुमारी ने आंखें खोली और धीरे से बोली, पिताजी, मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। हाँ, धन्यवाद अर्जुन। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री दुर्लभ बीमारी से मुक्त हो गई। राजा विक्रम ने अर्जुन को ढेर सारे सोने के सिक्के दिए। महाराज, मैं आ हमें पता है कि तुम धन ठुकरा कर आए हो लेकिन इसके लिए इनकार मत करो। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेंट है, स्वीकार करो, लो इसे अर्जुन मुस्कुराया, सिक्के स्वीकार किए और घर लौट आया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। अब हमारे गरीबी के दिन दूर हो गए। उस दिन के बाद अर्जुन धनवान तो बन गया, पर उसके हृदय में विनम्रता और संतोष स्थायी हो गए। मटकापुर का जादुई मटका भी यही सिखाता है कि लालच से पाया गया धन अंततः विनाश लाता है और त्याग से ही सच्ची मुक्ति मिलती है।